ईडन गार्डन्स का ये मैदान और आज की दोपहर की धूप, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो इस पूरे गणित को पलट कर रख सकते हैं। तो चलिए सीधा इसी परिस्थिति की जड़ में चलते हैं। मतलब जब तक हम उस रणभूमि को नहीं समझेंगे जहां ये युद्ध लड़ा जाएगा, तब तक खिलाड़ियों की बात करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ईडन गार्डन्स आमतौर पर क्रिकेट की दुनिया में से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग यानी बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ की आउटफील्ड इतनी तेज है कि गेंद बल्ले से लगते ही बस बाउंड्री के पार जाती है, एकदम रॉकेट की तरह। हाँ, लेकिन डेटा खंगालने पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ये कोई आम टी20 मैच नहीं है जो शाम को ठंडी हवाओं के बीच शुरू होगा। ये दोपहर 3:30 बजे का मैच है और तापमान पता है क्या है? 35 से 36 डिग्री के आसपास। हाँ, लेकिन जो फील्स लाइक तापमान है वो पूरे 39 डिग्री का होगा और बारिश की संभावना केवल 1 से 20% है, यानी एकदम सूखा मौसम। मतलब बहुत ही उमस भरा और गर्म दिन। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये 39 डिग्री वाली गर्मी एक भट्टी की तरह काम करेगी? क्या तेज गेंदबाज इस भट्टी में पिघल जाएंगे और ये पूरी की पूरी पिच सुनील नारायण या रवि बिश्नोई जैसे स्पिनर्स के लिए एक टर्निंग ट्रैक में बदल जाएगी? ये भट्टी वाली उपमा काफी दिलचस्प है, लेकिन देखिए बात इतनी भी सीधी नहीं है कि पिच अचानक से स्पिनर्स का स्वर्ग बन जाएगी। अच्छा, हाँ, हालांकि 39 डिग्री की गर्मी तेज गेंदबाजों के लिए शारीरिक रूप से किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। मतलब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार स्पेल डालना इंसान के फेफड़ों और मांसपेशियों को निचोड़ लेता है। वो तो है, बहुत थका देने वाला काम है। लेकिन पिच के बर्ताव को समझना ज्यादा जरूरी है यहाँ। इतनी भीषण गर्मी में पिच की ऊपरी परत का सारा मॉइस्चर यानी जो नमी होती है वो उड़ जाती है, मिट्टी सूख जाती है। बिल्कुल, मिट्टी पूरी तरह सूख कर सख्त हो जाती है। अब जब मिट्टी सूखती है तो गेंदबाज की बॉल टप्पा खाने के बजाय उस सूखी सतह को जकड़ लेती है, जिसे हम क्रिकेट की भाषा में ग्रिप कहते हैं। एकदम सही। इसी ग्रिप की वजह से स्पिनर्स को गेंद को टर्न कराने में मदद मिलेगी। सुनील नारायण और बिश्नोई जैसे गेंदबाज इसी ग्रिप का इंतजार करते हैं, क्योंकि गेंद बल्ले पर आसानी से फिसल कर नहीं आती बल्कि थोड़ी रुक कर आती है। अरे वाह, तो अगर ऐसा है तो ये केकेआर के लिए एक बहुत बड़ा मौका होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अगर स्पिनर्स को ये सूखी पिच ग्रिप दे रही है तो चलिए देखते हैं कि इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 कैसी दिखती है। और सच कहूं तो इस टीम की लिस्ट पढ़ते हुए कोई भी हैरान रह जाएगा। ऐसा क्या खास है इसमें? टॉप ऑर्डर की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में है, जो एक बेहद अनुभवी कप्तान है। उनके साथ टिम सीफर्ट विकेटकीपर के तौर पर है। दिलचस्प बात यह है कि डेटा बताता है कि सीफर्ट को फिन एलन की जगह लाया गया है। फिन एलन तो काफी आक्रामक खेलते हैं। वही तो, एलन बहुत आक्रामक है, लेकिन शायद केकेआर को इस दोपहर की मुश्किल पिच पर टॉप ऑर्डर में एक स्थिरता, एक ठहराव की जरूरत है। मुझे लगता है ये एक बहुत ही रणनीतिक बदलाव है। जब गेंद रुक कर आ रही हो तो ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो पारी को बुन सकें, ना कि सिर्फ हर गेंद पर बल्ला घुमाएं। बिल्कुल, और इसी मिडल ऑर्डर में उनके पास कैमरन ग्रीन भी है। ग्रीन एक बेहद अहम ऑलराउंडर है और हाल ही में उन्होंने 79 रनों की एक बहुत ही सूझबूझ भरी और शानदार पारी खेली है। ग्रीन का फॉर्म में होना उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, और उनके बाद आते हैं अंकुश रघुवंशी। ये लड़का वाकई सीजन में केकेआर के लिए इकलौती रोशनी की किरण रहा है। टीम भले ही हार रही हो, लेकिन रघुवंशी सबसे निरंतर बल्लेबाज रहे हैं जो अब तक 190 से ज्यादा रन बना चुके हैं। वो काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। और इसके बाद जब हम मिडिल और डेथ ओवर्स की तरफ देखते हैं तो उनके पास रोमन पॉवेल की वो क्रूड पावर हिटिंग है, रिंकू सिंह जैसे फिनिशर हैं जो आज अपनी उसी पुरानी लय को वापस पाने के लिए बेताब होंगे। रिंकू सिंह का चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, साथ ही रमनदीप सिंह हैं जो निचले क्रम में उपयोगी रन बना सकते हैं और एक हैंडी मीडियम पेसर का विकल्प भी देते हैं। लेकिन अब आते हैं उस नाम पर जो शायद आज के मैच का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है, सुनील नारायण। हाँ, इस पिच पर नारायण सिर्फ एक स्पिनर नहीं है, वो एक पूरी की पूरी पहेली है। और वो पिंच हिटर के तौर पर टॉप ऑर्डर में जो तबाही मचाते हैं वो तो अलग ही लेवल का है। और एक सबसे डराने वाला आंकड़ा बताऊं? बताइए। इसी ईडन गार्डन्स के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सुनील नारायण ने सबसे ज्यादा 14 विकेट चटकाए हैं। 14 विकेट। बाप रे, ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। 14 विकेट का मतलब है कि नारायण को ईडन गार्डन्स की डायमेंशंस, यहाँ की हवा और रॉयल्स के बल्लेबाजों के फुटवर्क की एक एक कमजोरी बहुत अच्छे से पता है। एकदम सही। उन्हें मालूम है कि इस मैदान पर रॉयल्स को कैसे फंसाना है और केकेआर का स्पिन जाल यहीं खत्म नहीं होता। हाँ, उनके पास अनुकूल रॉय हैं जो एक सटीक लेफ्ट आर्म स्पिन देते हैं और बल्लेबाजी को भी गहराई देते हैं। और फिर हैं वरुण चक्रवर्ती तो इस टीम के लिए विकेट निकालने का सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल, उनकी मिस्ट्री स्पिन को पढ़ना आज की इस ग्रिप वाली पिच पर किसी भी बल्लेबाज के लिए एक दुस्वप्न हो सकता है। और तेज गेंदबाजी में उनके पास कार्तिक त्यागी हैं जो पेस अटैक की अगुवाई करेंगे, क्योंकि टीम के अन्य प्रमुख तेज गेंदबाज नहीं हैं। और इंपैक्ट प्लेयर के बारे में क्या कहेंगे? उनके पास वैभव अरोड़ा का विकल्प है जो 7 से ज्यादा विकेट के साथ इस सीजन में केकेआर के सबसे प्रभावी गेंदबाज रहे हैं, या फिर मथीशा पथिराना अगर आज उनका बहुप्रतीक्षित डेब्यू होता है। काफी सॉलिड ऑप्शंस हैं। अब यहाँ आकर मेरा दिमाग एक दीवार से टकरा जाता है। इस लाइनअप को देखिए, इसमें अनुभव है, इनफॉर्म युवा बल्लेबाज हैं, दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, खतरनाक फिनिशर्स हैं और स्पिन का एक चक्रव्यूह है। सब कुछ तो है टीम में। वही तो, सब कुछ है। फिर ये टीम अब तक एक भी मैच क्यों नहीं जीत पाई है? 0 जीत। ये तो बिल्कुल उस बेहद महंगी स्पोर्ट्स कार की तरह है जिसमें सबसे पावरफुल इंजन लगा है। एरोडायनामिक्स कमाल के हैं, लेकिन जैसे उसमें पेट्रोल ही नहीं है। गाड़ी स्टार्ट होती है, शोर करती है, लेकिन 1 इंच आगे नहीं बढ़ती। क्यों? देखिए, ये स्पोर्ट्स कार वाली एनालॉजी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ। अच्छा, कैसे? इस कार में पेट्रोल की कमी नहीं है। असल में इसके अलग अलग पुर्जे एक साथ सिंक में काम नहीं कर रहे हैं। T20 क्रिकेट केवल अच्छे खिलाड़ियों का जमावड़ा नहीं है, ये इस बारे में है कि वो 11 खिलाड़ी एक ही फ्रीक्वेंसी पर कैसे सोचते हैं। मतलब कम्युनिकेशन का गैप है। हाँ, और कप्तानी का भी। रहाणे एक क्लासिक पारंपरिक सोच वाले कप्तान है, जबकि T20 अब एक बेहद आक्रामक और अनिश्चित खेल बन चुका है। शायद उस पारंपरिक कप्तानी और T20 के इस अराजक फॉर्मेट के बीच एक भारी टकराव है। ये पॉइंट बहुत वैलिड है। जब टॉप ऑर्डर चलता है तो मिडिल ऑर्डर बिखर जाता है। जब स्पिनर्स रन रोकते हैं तो तेज गेंदबाज रन लुटा देते हैं। एक टीम के रूप में वो कम्युनिकेशन और मोमेंटम पूरी तरह से मिसिंग है। तो आज रहाणे पर बहुत दबाव होगा। बिल्कुल, आज रहाणे पर दबाव सिर्फ रन बनाने का नहीं है, उन पर दबाव इस बात का है कि वो अपने 3 सबसे बड़े हथियारों नारायण, चक्रवर्ती और रॉय का इस 39 डिग्री वाली गर्मी में किस ओवर में और किस बल्लेबाज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कप्तानी का ये इम्तिहान बहुत बड़ा होने वाला है। तो एक तरफ ये संघर्ष करती हुई केकेआर है और दूसरी तरफ एक अजय योद्धा की तरह आगे बढ़ती हुई राजस्थान रॉयल्स। 4 जीत और केवल 1 हार। उनकी टीम तो कमाल कर रही है। हाँ, उनकी संभावित प्लेइंग 11 तो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की कास्ट जैसी लग रही है। पारी की शुरुआत करेंगे यशस्वी जायसवाल। ये एक ऐसा डायनामिक बाएं हाथ का ओपनर है जिसे ईडन गार्डन्स बहुत रास आता है। मुझे याद है 2023 में उन्होंने यहाँ बहुत जबरदस्त पारी खेली थी। एग्जैक्टली, जायसवाल ने केकेआर के खिलाफ इसी मैदान पर 98 रनों की नाबाद और विध्वंसक पारी खेली थी। लेकिन जायसवाल के बाद जो नाम हमारी लिस्ट में है उसे पढ़कर मुझे 2 बार अपनी आंखें मलनी पड़ी। कौन सा नाम? वैभव सूर्यवंशी। एक 15 साल का लड़का, ध्यान से सुनिए, 15 साल। इस सीजन में वो 200 से ज्यादा रन बना चुका है, लेकिन रन से ज्यादा खौफनाक उसका स्ट्राइक रेट है। कितना है स्ट्राइक रेट? 260 से ऊपर। सटीक तौर पे कहें तो 263 का स्ट्राइक रेट। हे भगवान, ये आंकड़ा वाकई क्रिकेट के हर पारंपरिक नियम को तोड़ देता है। देखिए, T20 क्रिकेट में 150 का स्ट्राइक रेट बेहतरीन माना जाता है। 200 का स्ट्राइक रेट तो एलीट या विश्व स्तरीय होता है।
लेकिन 263? मतलब ये तो मजाक लग रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लड़का हर दूसरी गेंद पर बाउंड्री हिट कर रहा है। 15 साल की उम्र में किसी खिलाड़ी के पास इतनी शारीरिक ताकत नहीं होती कि वो सिर्फ बाहुबल से गेंद को बाहर मारे। तो फिर ये हो कैसे रहा है? इसका मतलब है कि वैभव सूर्यवंशी की हैंड आई कोऑर्डिनेशन और गेंद की लाइन को पिक करने की क्षमता किसी सुपर कंप्यूटर जैसी है। वो टाइमिंग और गैप्स का बहुत ही गजब तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। जब मैं 15 साल की उम्र में इस 263 की स्ट्राइक रेट को देखता हूं तो मुझे लगता है जैसे कोई बच्चा अपने घर के सोफे पर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा है और उसने गेम की सेटिंग को इजी मोड पर सेट कर रखा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सामने कौन गेंदबाज है। लेकिन क्या आज ये इजी मोड खत्म होने वाला है? जब नारायण और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन इस 15 साल के वीडियो गेमर के सामने आएगी तो क्या वो उसके लिए सबसे मुश्किल बॉस लेवल साबित नहीं होगी? ये आज के मैच का सबसे रणनीतिक और आकर्षक बैटल होने वाला है। मिस्ट्री स्पिन को खेलना सिर्फ तेज आंखों का काम नहीं है, इसके लिए दिमागी परिपक्वता चाहिए होती है। सही बात है। से गेंद को पढ़ना होता है। अगर ये पिच सूखी है और गेंद रुक कर आई तो 263 की गति से बल्ला घुमाने का मतलब है सीधा कैच आउट होना। तो नारायण और वरुण उन्हें फंसा सकते हैं। बिल्कुल, वो जानबूझकर गेंद की गति कम करेंगे ताकि सूर्यवंशी चकमा खाएं। और रॉयल्स की बैटिंग सिर्फ सूर्यवंशी तक तो सीमित नहीं है। उनके पास ध्रुव जुरेल जैसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर को एक गजब की स्थिरता देते हैं और मैच को फिनिश करना जानते हैं। और उनके कप्तान रियान पराग भी तो हैं। हाँ, एक ऐसा युवा कप्तान जो इस सीजन में न सिर्फ बल्ले से बल्कि अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी फ्रंट से लीड कर रहा है। मिडिल ऑर्डर को और मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के हार्ड हिटर लुआन प्रेटोरियस हैं और डोनोवन फरेरा भी हैं जो एक वर्सेटाइल विकल्प देते हैं और मिडिल ओवर्स में तेजी से रन रेट बढ़ा सकते हैं। बल्लेबाजी तो उनकी बहुत गहरी है। और गेंदबाजी की बात करें तो रॉयल्स का स्पिन विभाग केकेआर से कम नहीं है। अनुभवी रविंद्र जडेजा हैं जिनकी लेफ्ट आर्म स्पिन और विकेट टू विकेट लाइन इस सूखी पिच पर बल्लेबाजों का दम घोट सकती है। जडेजा तो वैसे भी कंजूस गेंदबाज माने जाते हैं। एकदम। उनके साथ हैं रवि बिश्नोई जो 9 विकेट के साथ इस सीजन में टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं और तेज गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर। ओहो, वो नामी बल्लेबाजों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। बिल्कुल, जो अपनी रॉ पेस और उछाल के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ नांद्रे बर्गर हैं जो लेफ्ट आर्म सीम से शुरुआती स्विंग और वेरिएशंस लाते हैं। डेथ ओवर्स के लिए तुषार देशपांडे हैं जिनकी सटीक यॉर्कर मैच का पासा पलट सकती है और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उनके पास संदीप शर्मा या शिमरॉन हिटमायर जैसे धाकड़ विकल्प हैं। अगर आप रॉयल्स की इस टीम को एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो समझ आता है कि रियान पराग की कप्तानी में ये लाइनअप कितना आक्रामक और संतुलित है। उन्होंने सारे बेसिस कवर कर लिए। हाँ, टीम संयोजन का हर बॉक्स टिक किया है। एक तरफ आर्चर की गति है तो दूसरी तरफ बिश्नोई और जडेजा की स्पिन। जडेजा की खासियत यह है कि वो बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका ही नहीं देते। हाँ, वो बस स्टंप्स पर खिलाते हैं। दोपहर की इस गर्मी में जहां गेंद वैसे ही रुक कर आएगी, जडेजा के वो कसे हुए ओवर केकेआर के बल्लेबाजों के लिए काफी घुटन भरे साबित हो सकते हैं। वर्तमान फॉर्म और खिलाड़ियों के इस लिस्ट को देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि राजस्थान रॉयल्स आज हावी होने वाली है। लेकिन इतिहास के पन्ने कई बार एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। वो कैसे? चलिए हेड टू हेड आंकड़ों की किताब खोलते हैं। 2008 से अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 32 मैच खेले गए हैं और नतीजे सुनिए। केकेआर ने 16 जीते हैं, राजस्थान ने 14 जीते हैं और 2 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब ऐतिहासिक रूप से देखें तो केकेआर हमेशा रॉयल्स के लिए एक कांटा रही है। हाँ, और अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और करीब से पलटें, विशेषकर पिछले 3 साल 2023 से 25, तो ये प्रतिद्वंदिता एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। 2023 और 24 में तो पूरी तरह से राजस्थान का ही दबदबा था ना? जी हाँ, 2023 में रॉयल्स ने 9 विकेट से एक तरफा जीत दर्ज की थी और 24 में उन्होंने 224 रनों का एक रिकॉर्ड बराबर करने वाला चेस पूरा किया था, जबकि दूसरा मैच रद्द हो गया था। लेकिन असली ट्विस्ट तो पिछले साल आया था। बिल्कुल, कहानी में असली ट्विस्ट 2025 में आया। 25 में केकेआर ने रॉयल्स को दोनों मुकाबलों में धूल चढ़ाई। 26 मार्च को उन्होंने 8 विकेट से जीत दर्ज की और उसके बाद 4 मई को जो हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्या हुआ था उस मैच में? केकेआर ने महज 1 रन से जीत हासिल की, सिर्फ 1 रन। तो मेरा यहाँ एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक सवाल है, जब कोई टीम पिछले साल 1 रन से इतना करीबी मैच हारती है तो क्या उसका साया आज के मैच पर पड़ता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब भले ही रॉयल्स आज बेहतरीन फॉर्म में है, क्या केकेआर के ड्रेसिंग रूम में ये बातचीत नहीं हो रही होगी कि अरे हमने पिछले साल इन्हीं लोगों को लगातार 2 बार हराया था और एक बार तो उनके मुंह से जीत छीन ली थी? क्या वो 1 रन की जीत आज केकेआर के लिए एक मनोवैज्ञानिक शील का काम करेगी? मैं बताती हूँ, ये खेल के सबसे दिलचस्प मानसिक पहलुओं में से एक है। 1 रन की जीत या हार कभी भी सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रहती, वो खिलाड़ियों के जहन में बस जाती है। वही तो मैं सोच रहा था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या केकेआर 2025 की अपनी उसी ऊर्जा, उसी विश्वास को आज मैदान पर वापस ला सकती है? जब आप किसी टीम को 1 रन से हराते हैं तो आप असल में उनकी मानसिकता को तोड़ते हैं। रॉयल्स के बल्लेबाजों के दिमाग में भी वो टीस होगी। बिल्कुल होगी। ईडन गार्डन्स के मैदान पर इन दोनों का इतिहास हमेशा अप्रत्याशित रहा है। आंकड़े हमें वर्तमान की फॉर्म बताते हैं, लेकिन जब 2 टीमें मैदान पर उतरती हैं तो ये मानसिक बढ़त कई बार फॉर्म पर भारी पड़ जाती है। और इस मानसिक युद्ध की पहली चाल चली जाएगी उस सिक्के से, टॉस। आज टॉस वाकई एक बहुत बड़ा किरदार निभाने वाला है। ईडन गार्डन्स का इतिहास कहता है कि ये मैदान रन चेस करने वाली यानी लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को बहुत रास आता है। डेटा क्या कहता है इस बारे में? हमारे पास मौजूद डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यहाँ खेले गए 98 मैचों में से 56 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, इस टॉस के फैसले में एक बहुत बड़ा पेंच है। ये रात का मैच नहीं है। बिल्कुल, चूंकि ये दोपहर का मैच है इसलिए आज मैदान पर ओस का कोई नामो निशान नहीं होगा। रात के मैचों में ओस के कारण बाद में गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गेंद हाथ से फिसलती है, इसलिए टीमें चेज करना पसंद करती हैं। और आज ओस का कोई खतरा नहीं है। एकदम। इसलिए एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय आज पूरी तरह से बटी हुई है। एक धड़ा कह रहा है कि दोपहर की भीषण गर्मी है, पिच बाद में टूटकर धीमी हो जाएगी, इसलिए पहले बल्लेबाजी करो और बोर्ड पर रन लगाओ। और दूसरा धड़ा अब भी ऐतिहासिक ट्रेंड पर टिका है कि ईडन गार्डन्स में चेज करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। देखा जाए तो टॉस आज कप्तान के लिए एक 2-धारी तलवार बन गया है। हाँ, ये फैसला आसान नहीं होगा। इतिहास चीख कर कह रहा है कि चेज करो, लेकिन आज के भूगोल यानी आज की तपती धूप और सूखी पिच का तकाजा है कि पहले बल्लेबाजी करो। आप एक कप्तान के तौर पर किसे चुनेंगे, इतिहास की किताब को या आज के मौसम को? मैं कहूंगी कि ये फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि कप्तान अपने गेंदबाजों के शारीरिक स्टैमिना को कैसे आंकता है। वो कैसे? देखिए, अगर आप टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी टीम को 39 डिग्री के फील्ड लाइक तापमान में पूरे 20 ओवर फील्डिंग करने के लिए उस भट्टी में झोंक रहे हैं। गेंदबाज तो थक कर चूर हो जाएंगे। बिल्कुल, फील्डर्स की ऊर्जा कम होगी। लेकिन अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपको इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर सकें कि बाद में जब पिच धीमी हो तो आपके स्पिनर्स उसे डिफेंड कर लें। तो मतलब जो भी टीम जल्दी अडैप्ट करेगी वही जीतेगी। एकदम सही। टॉस चाहे जो भी जीते, अंततः वही टीम हावी होगी जो इस तपती दोपहर और बदलती पिच के हिसाब से अपनी रणनीति को सबसे तेजी से ढालेगी। और जीत की भविष्यवाणियों की बात करें तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पूरी तरह से 2026 के वर्तमान फॉर्म पर आधारित हैं। राजस्थान रॉयल्स की जीतने की संभावना 52 से 60% के बीच बताई जा रही है। जाहिर है 4 जीत और 1 हार का उनका रिकॉर्ड काफी भारी है। हाँ, जबकि केकेआर अब तक बिना किसी जीत के संघर्ष कर रही है। तो चलिए इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटते हैं।
आज ईडन गार्डन्स में सिर्फ बल्ले और गेंद की टक्कर नहीं है, ये शैलियों का, रणनीतियों का टकराव है। बिल्कुल, एक टैक्टिकल वॉर है ये। एक तरफ यशस्वी जायसवाल और उस 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की बेखौफ युवा आक्रामकता है, जो 263 के स्ट्राइक रेट से सब कुछ तबाह कर देना चाहता है। और दूसरी तरफ सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और कैमरून ग्रीन का वो शातिर अनुभव है। हाँ, जो इस आक्रामकता को अपने जाल में फंसाना जानता है। पिच का सूखापन साफ तौर पर स्पिनर्स की तरफ इशारा कर रहा है और जीत के प्रतिशत 52 से 60% रॉयल्स के पक्ष में झुके हुए हैं। लेकिन प्रतिशत हमेशा सुरक्षित कमरों में बैठकर निकाले जाते हैं, जबकि मैच उस 39 डिग्री की गर्मी में मैदान पर खेला जाना है, जहां हर ओवर के साथ भावनाएं और समीकरण बदलते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए जो लोग आज इस मैच को देखने वाले हैं, उनके लिए मैं एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहता हूं। क्या है वो विचार? हम लगातार कह रहे हैं कि केकेआर अब तक एक भी मैच नहीं जीती है, उनकी स्पोर्ट्स कार आगे नहीं बढ़ रही है, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या यही बात आज उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं बन सकती? आप कहना चाह रहे हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है? एग्जैक्टली। क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसी टीम जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, जो हार हार कर दीवार से अपनी पीठ सटा चुकी है, वो अक्सर सबसे खतरनाक बन जाती है। बिल्कुल एक घायल शेर की तरह, जो अपने बचाव में किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात तो है, घायल शेर हमेशा खतरनाक होता है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स साफ तौर पर फेवरेट है। पूरी दुनिया, सारे एनालिस्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि वे आज आसानी से जीत जाएंगे। क्या ये फेवरेट होने का टैग या भारी उम्मीदों का दबाव ही आज रॉयल से वो एक अहम गलती करवाएगा? दबाव बड़े बड़ों से गलती करवा देता है। वही तो, क्या राजस्थान के फेवरेट होने का यही दबाव आज इस घायल शेर यानी केकेआर को वो अप्रत्याशित जीत दिलाएगा जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो जब सब आज मैच देखने बैठे, तो आंकड़ों से परे इस खोने के लिए कुछ नहीं वाले पहलू पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि जब कागज के आंकड़े फेल होते हैं, तब क्रिकेट का असली रोमांच शुरू होता है।